हाँ तो भाई जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने अपने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और जैसे कि कुछ बच्चों का रुझान भी था कि सर रिवाइज, हालांकि अधिकांश बच्चों ने नहीं कहा था कि सर रिवाइज कराइए। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, समय है, और हमारी जो स्पीड है वो मतलब बिल्कुल सही चल रही है। मतलब हम समय के हिसाब से अपने कोर्स को बिल्कुल सही करते हुए चल रहे हैं, है ना। क्योंकि अब हमारे चैप्टर 3 कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर जो 4 है ना, वो लास्ट, ये मान के चलो आप 6-7 दिन का चैप्टर है, ठीक है। मतलब 5-6 दिन लग जाएंगे, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है भाई। तो हम 25% कोर्स को आगामी कुछ 6-7 दिन में अपने कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है भाई, मैंने सभी के लिए नीट वाले जो क्वेश्चन है वो भेज दिए हैं, और मैं अब चैप्टर वाइज नीट के क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ पीडीएफ में, और हिंदी मीडियम है, आप उसको देखना। तो प्रत्येक क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो अलग हो, ठीक है, आपकी बुक से और नोट से। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब बिल्कुल बुक से जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है या आप नोट्सों में जो आपकी कंटेंट है, उन सभी में से वो क्वेश्चन आए हुए हैं। और वो क्वेश्चन 2010 से लेकर 2020 तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो शायद मेरे हिसाब से 40 के करीब क्वेश्चन बैठेंगे वो, है ना, 40-42 क्वेश्चन बैठेंगे टोटल। तो एक ही चैप्टर में से, आप ध्यान सुनिए, एक ही चैप्टर में से लगभग 40 क्वेश्चन बन चुके हैं 10-11 साल में। तो एवरेज में आपको बता दूं कि कोई एक ही साल ऐसा था, शायद मैंने देखा कि चैप्टर नंबर 3 से एक क्वेश्चन था, अन्यथा हर ईयर 2 से 3 क्वेश्चन नीट के वहाँ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन एक ही चैप्टर यहाँ से पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? भाई 90 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल चैप्टर। 22 चैप्टर तो किस में, 11th क्लास में, और 16 चैप्टर किस में, 12th क्लास में। समझ पा रहे हैं? तो लगभग 38 चैप्टर बैठते हैं टोटल, और क्वेश्चन की नंबर कितने होते हैं नीट में, 90 क्वेश्चन। तो लगभग आप वैसे भी देख लो 76 होते हैं, 2 से हम करते हैं। तो इसी प्रकार हर चैप्टर से लगभग 2-3 क्वेश्चन आना, ये संभावना बनी रहती है। और आते हैं भाई, और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नीट में, बायोलॉजी में 11th और 12th क्लास के लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई। तो और क्वेश्चन वही बनता है जो आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होता है। अच्छा, आप एक बात नोट करना कि जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं, उन क्वेश्चनों में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, माइंड यूज करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आप किसी भी क्वेश्चन को देखना, हर क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा माइंड से करना होता है। देखो, कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है, लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। आप थोड़ा सा उसमें माइंड यूज करना, और यदि आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत दे रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था, सारे मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन अब आप खुद देख सकते हैं कि वास्तव में जो नीट में क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल आपकी बुक, एनसीईआरटी बुक से ही मिलते हैं भाई प्रत्येक क्वेश्चन। नीट की तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी की। समझ पा रहे हैं आप? तो अब तो आपको बिल्कुल प्रूफ मिल गया, बहुत सारे प्रूफ मिल गए ना। तो आप कृपया करके नोट्सों पे ध्यान दीजिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? केवल और केवल नोट्स पढ़ो, इसके अलावा आपको कोई गाइडलाइन नहीं पढ़नी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो 100 की 100% आएगा, 100 की 100%, 99.99% भी नहीं, 100 की 100%, ठीक है।
अगर क्वेश्चन बन के भी आएगा ना तो जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसी प्रकार से आएगा, बिल्कुल गारंटेड। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में और नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। आपको थोड़ा सा वहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है केवल। आप देखो क्वेश्चन आपके सामने हैं हिंदी में, आप उनको एक बार पढ़ के देखना, क्वेश्चंस को आप पढ़ के देखना। उन क्वेश्चंस की थ्योरी कुछ अलग होती है। अलग कैसे, मतलब जैसे वो ऐसा लगता है कि जैसे हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हो, हमारे माइंड को टेस्ट कर रहा हो क्वेश्चन, ऐसे है ना। ठीक है भाई डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन तो मतलब ये मानो 50-60%, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। आप एक बार उसको एनालाइज करना ठीक प्रकार से, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। बहुत इजी लेवल होता है, लेकिन माइंड की कैपेसिटी, जो माइंड की जो हमारी IQ लेवल जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में वो हमसे ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो छोटी मोटी बात रही भाई। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है वन शॉट रिवाइज। वन शॉट रिवाइज का मतलब क्या होता है कि आज हम एक ही बार में अपने इस चैप्टर नंबर 3 को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो मैं आज इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उन्हीं का आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे, या मैं कहूँ रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वृषण की संरचना, जो हमारे लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वृषण की संरचना। तो आप सभी को पता है कि जो वृषण होते हैं वो मीसोडर्म से उत्पत्ति होती है, मीसोरकियम नाम से उधर भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं और इनका रंग गुलाबी होता है। 4 से 5 सेमी इनकी लंबाई होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं और 2 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं। 2 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं। विड्थ की बात है, विड्थ माने चौड़ाई, तो 2 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं। और प्रत्येक की वजन की बात करें तो लगभग 10 से 12 ग्राम, लगभग 10 से 12 ग्राम प्रत्येक टेस्टिस का, प्रत्येक वृषण का क्या होता है, वजन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात करके चलें तो यहाँ पर 2 प्रकार के आवरण होते हैं। आपको पता ही है, सबसे बाहर वाला जो आवरण है वो ट्यूनिका वैजाइनलिस होता है, और अंदर वाला जो आवरण होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। ठीक है भाई, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। तो ये टॉपिक आप मतलब ये पॉइंट आपको पता ही है कि बाहर वाले आवरण को हम ट्यूनिका वैजाइनलिस बोलते हैं, जबकि अंदर वाले आवरण को हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। अब जरा अच्छा, जो हमारे वृषण होते हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, रिवाइज में मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को यहाँ पे स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप उस पर गौर मत करना, मोस्ट बातों पे आप ध्यान दीजिए। तो जैसा कि मैं आपके सामने यदि यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ तो यह आपको दिख रहा है एक टेस्टिस। क्या दिख रहा है, टेस्टिस। और इस टेस्टिस के ऊपर आप मान सकते हैं ये वृषण कोश है, स्क्रोटम सैक है। ठीक है, और गोवेर्निकुलम नाम के जो लिगामेंट होते हैं उनसे ये जुड़ा हुआ रहता है। ये आउटर वॉल है, जिसको आप आउटर वॉल क्या मैं कहूँ कि ये स्क्रोटम सैक है, वृषण कोश है, और वृषण कोश के अंदर हमारे टेस्टिस हैं जो आपको दिख रहे हैं, और ये जुड़े हुए रहते हैं गोवेर्निकुलम नाम के लिगामेंट से। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट बात करते हैं। अब सुनिए भाई, मान के चलिए यह ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। देखो ये वाला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम का लेयर है, ये वाली, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, और ये ट्यूनिका वैजाइनलिस हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो ट्यूनिका वैजाइनलिस होता है ना, वो भीतर की तरफ धंसता है। किधर, अंदर की तरफ धंसकर ये 250 से 300 क्या बनाता है भाई, त्रिभुजाकार पाली बना लेता है। इस प्रकार की त्रिभुजाकार क्या बनाता है, पाली बनाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एल्ब्यूजिनिया होता है वो लगभग 250 से 300 क्या बनाता है, लॉब्यूल्स बनाता है, पिंठुक बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन बना रहा है इनको, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब एक पिंठुक को हम ले लेते हैं,
जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह एक ट्यूनिक, यह एक लॉब्यूल्स है भाई, ये लॉब्यूल्स आपको दिख रहा है। इस लॉब्यूल्स की मैं बात करूं तो ज़रा ध्यान से सुनिए, इस लॉब्यूल्स में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। ये जो नलिका आपको दिख रही है, इस नलिका को आप शुक्र जनन नलिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शुक्र जनन नलिका के नाम से जानते हैं, या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश नाम भी मैं साथ साथ बोलता हूं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी आप ध्यान से सुना करें। तो ये शुक्र जनन नलिका है। कहाँ होती है शुक्र जनन नलिका? एक पिंठुक के अंदर, एक लॉब्यूल्स के अंदर कितनी संख्या होती है? 2 से 3 हो सकती हैं। तो यह मैंने आपके सामने एक क्या बनाई है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई है। तो एक पहले मेरी एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, क्या एक लॉब्यूल्स के अंदर 2 से 3 तो होती है शुक्र जनन नलिका, है ना, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनक नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इस शुक्र जनन नलिका के चारों ओर देखो, ये वाला, यह आपको खाली भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, यह वाला भाग आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस भाग को आप संयोजी ऊतक या अंतराली ऊतक के नाम से जानते हैं। या तो आप इसको संयोजी ऊतक बोलिए या आप इसको अंतराली ऊतक बोलिए। इंटरस्टिशियल टिश्यू या इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से भी इसे जानते हैं। तो शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर जो लॉब्यूल्स में खाली जगह होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक या अंतराली ऊतक बोलते हैं। अब एक पॉइंट को जरा ध्यान सुनो, मेरे पॉइंट को। ये जो अंतराली ऊतक होता है ना, इसमें एक प्रकार की इम्पोर्टेंट सेल्स होती है और उस कोशिका को बोलते हैं लीडिंग कोशिका। क्या बोलते हैं भाई? लीडिंग कोशिका। तो याद रहे, लीडिंग कोशिका कहाँ होती है? लीडिंग कोशिका अंतराली ऊतक में पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिका को आप अंतराली कोशिका के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? अंतराली कोशिका के नाम से भी जान सकते हैं। तो लीडिंग कोशिका का काम क्या है भाई? लीडिंग कोशिका का काम है एंड्रोजन का स्रावण करना। आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो लीडिंग कोशिका होती है, इसका इम्पोर्टेंट काम होता है एंड्रोजन का स्रावण करना। एंड्रोजन हार्मोन का एक ग्रुप है जिसका इम्पोर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन। और मैं बता दूं आपको, एंड्रोजन को हिंदी में पुंजन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस बात को अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान सुनिए, मैंने वहाँ पर ये लिखाया है कि लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन से पहले, या वहाँ पर कहीं भी आप एंड्रोजन क्या लिख सकते हैं? एंड्रोजन, या ऊपर लिख लीजिए एंड्रोजन, ब्रैकेट में लिख लीजिए पुंजन, ताकि आपको ये भी याद रहेगा कि टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन है। आगे आपको बात समझ में? मोस्टली तो यही है, आप याद रखना। जैसे यदि आपसे पूछे कि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है लीडिंग कोशिका, तो आपका आंसर है टेस्टोस्टेरोन। और ज़्यादा डीपली यदि हम जाएं तो बोलेंगे यह, आप सिंपली याद रखो, लीडिंग कोशिका एंड्रोजन यानी कि पुंजन हार्मोन स्रावित करती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन। और इसका काम आप सभी को पता ही है, नर के सेकेंडरी कैरेक्टर को ये कंट्रोल करती है, ठीक है भाई। तो ये लीडिंग कोशिका का काम हुआ, एक कोशिका तो ये रही। अब अपने इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं। अच्छा, लीडिंग कोशिका कहाँ होगी ये आपको पता चल गया ना, ये संयोजी ऊतक में होगी। अब ये शुक्र जनन नलिका है। अब इसमें वो क्या कहता है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बाहर की तरफ एक ऐसी लेयर होती है, ये लेयर आपको दिख रही है, और इस लेयर को आप बोलते हैं जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए कि ये मान के चलिए ये जनन उपकला परत है। अच्छा, ये जनन उपकला किसके अंदर है? ये शुक्र जनक नलिका के अंदर है। तो इस जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये भी याद रखो आप। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है शुक्र जनक कोशिका
और एक होती है इम्पोर्टेंट सर्टोली कोशिका। ठीक है, एक तो होती है शुक्रजनक कोशिका और एक होती है सर्टोली कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं कहाँ प्रेजेंट होती हैं भाई? ये जनन उपकला के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि नर हार्मोन या लीडिंग कोशिका का काम क्या है, तो एंड्रोजन का स्रावण करना है या टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना होता है, या तो ऑप्शन में आपको एंड्रोजन मिल जाए तो एंड्रोजन, और यदि एंड्रोजन ना मिले टेस्टोस्टेरोन मिले तो टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? अब देखिए जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शुक्रजनक कोशिका और सर्टोली कोशिका। तो जो शुक्रजनक कोशिका होती है इसका काम तो आप सभी को पता है, स्पर्म फॉर्मेशन करने का होता है, यानी कि शुक्राणु बनाने का होता है। जबकि सर्टोली कोशिका जो मैंने आपको कहा था कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है, सर्टोली कोशिका को आप नर्स सेल भी बोलते हैं, धात्री कोशिका भी बोलते हैं, आलंबन कोशिका भी बोलते हैं। ये सर्टोली के अदर नाम है और इनका काम मैंने क्या बताया था? पहला काम, ये शुक्राणुओं को आलंबन या पोषण प्रदान करती हैं। देखो ये जो मैंने आपको स्पर्मेटिड बताई थी ना, शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु प्रसु, उनको सपोर्ट करती हैं सर्टोली कोशिका। ठीक है, और एक इनहिबिन हार्मोन का स्रावण करती हैं जो FSH का संदमन करती है। ठीक है, एक मिनट, चलिए कोई नहीं था ना, सुनिए। तो सर्टोली कोशिका का एक काम तो ये हो गया भाई, पोषण आलंबन प्रदान करती है। दूसरा काम क्या हो गया था, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, यह इनहिबिन हार्मोन का स्रावण करती है जो FSH का संदमन करती है। तो ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया था कि इनहिबिन के बारे में एक सत्य कथन कौन सा, ऐसे पूछा गया था ना, आप देख लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हर एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। तो हर एक पॉइंट कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। और एक इसमें EBP था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता का नियमन वगैरह रखती है। ठीक है, ऐसे शुक्रजन नलिकाओं वगैरह उसमें। तो ये बात समझ में आ गई भाई आपको, ये दो प्रकार की कोशिका शुक्रजनन सर्टोली है ना। अब इसके बाद क्या था, इसके कार्य हो गए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और थे, अब वो पॉइंट क्या थे वो सुनिए, कि ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है ना, इसके अंदर ये सभी नलिकाएं आपस में मिलकर एक ऐसा जाल बना लेती हैं। देखो ये शुक्रजनक नलिकाएं थी जिन्होंने एक जाल बना लिया, और इस जाल को आप बोलते हैं वृषण जालक या रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं? वृषण जालक या रेटिटेस्टिस। और इस वृषण जालक से 10 से 12 या 10 से 15 क्या निकलती थी? वैसा इफ्रेंसिया या अपवाहिका। क्या निकलती थी? वैसा इफ्रेंसिया या अपवाहिका निकलती थी, और जो किससे जुड़ती थी भाई? शीर्ष अधिवृषण से, शीर्ष अधिवृषण से। ठीक है, अब पॉइंट नोट करना कि क्वेश्चन कैसे बना नीट में। नीट का क्वेश्चन समझो जो आपके पास है, आपको दिख जाएगा। देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया कि भाई यहाँ रेटिटेस्टिस है और रेटिटेस्टिस से जुड़ी होती हैं अपवाहिका, अपवाहिका जुड़ी रहती हैं जिनको आप बैसाइफ्रेंसिया बोलते हैं। और बैसाइफ्रेंसिया किससे जुड़ती है? अधिवृषण से जुड़ती है ना। मैंने तो केवल आपको यही पॉइंट बताया। ठीक है, अब एग्जामिनर ने यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया। अच्छा, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि आप केवल टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर की हेडेक है। वो खुद उसमें दिमाग लगाएगा कि मुझे क्वेश्चन कैसे बनाना है, आपको उसमें नहीं जुटना है। आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि भाई वो उस क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा या क्वेश्चन वो कैसे बनाएगा। ठीक है, अरे हमने तो ये टॉपिक पढ़ा बस। अब आप मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझो। मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया कि भाई ये रेटिटेस्टिस है और इस रेटिटेस्टिस से अपवाहिका जुड़ी होती हैं। अच्छा, ये अपवाहिकाओं का संबंध किससे होता है? एपिडिडाइमिस से होता है, अधिवृषण से होता है। ये बात मैंने पढ़ा दी। चलिए अब एक क्वेश्चन बना है नीट में जो आपके पास है, आप उसमें देख लेना, आपको मिल जाएगा कि यदि वृषण की वैसा इफ्रेंसिया या अपवाहिका, हालांकि
वो मिस प्रिंट से शुक्र वाहिका लिखा हुआ है, शायद उसमें मिस प्रिंट हो गई है प्रिंट करने में, तो वो अपवाहिका है। देखो वैसा इफ्रेंसिया लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। तो वो कहता है कि यदि इन वैसा इफ्रेंसिया को निकाल दिया जाए, वैसा इफ्रेंसिया को निकाल दिया जाए तो शुक्राणु कहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब कौन सी संरचना तक नहीं जा पाएंगे। तो यार एक बात बताओ, इन वैसा इफ्रेंसिया का संबंध किससे है, किससे संबंध है बताओ। अरे एपिडिडाइमिस से तो है, अधिवृषण से तो है। यदि आप इनको निकाल देंगे ना तो बताओ ना, जो शुक्राणु हैं क्या रेटिटेस्टिस से अधिवृषण तक पहुंच पाएंगे। जब इनके बीच का कनेक्शन ही आपने हटा दिया तो क्या स्पर्म रेटिटेस्टिस से या वृषण जालक से एपिडिडाइमिस तक पहुंच पाएंगे, क्या नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि ये अधिवृषण तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यार कितने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन माइंड पे ना, बेसिक नॉलेज पे ना, क्यों, क्योंकि आपको इतना पता था कि भाई रेटिटेस्टिस होता है, इससे अपवाहिका जुड़ी होती हैं और ये अधिवृषण से जुड़ती है। अब उसने आपके माइंड मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चन बना दिया कि यदि हम इन अपवाहिका को निकाल दें तो जो शुक्राणु है वो कहाँ तक नहीं गमन कर पाएंगे। तो यार सिंपल आंसर है, अधिवृषण तक नहीं पहुँचेगा। और जब अधिवृषण तक ही नहीं पहुँच रहे तो कहीं नहीं पहुँचेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव जो बुक्स आती हैं उन पे आप कम ध्यान दीजिए भाई। मैं कहता हूं आप देख लेना, क्वेश्चन पेपर मैं आपको भेजूंगा, मतलब भेज दिए, आप देखना इनमें कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। शायद 3-4 क्वेश्चन ही रिपीट हुए, बाकी फ्रेश क्वेश्चन है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। हर बार वो फ्रेश क्वेश्चन देता है, कोई 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाता है बस। तो आप टॉपिक पढ़िए, मैं गारंटेड कहता हूँ आप टॉपिक पढ़ो यार, एक क्वेश्चन भी आपसे रह जाए बिल्कुल, ठीक है। आप खुद आप देख सकते हैं, कई एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको देख के आपको बता रहा हूँ, ये तो पहले ही मैंने आपको टॉपिक बताया था भाई ये ऐसे होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है तो मैंने आपको उसको क्वेश्चन को लिंक करके बता दिया। समझ पा रहे हैं, चलिए तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। ये वृषण की संरचना कंप्लीट हुई। अच्छा, वृषण की संरचना में नोट में भी पॉइंट लिखे हुए थे कि वहाँ जो उधर गुहा से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, वहाँ से भी एक नीट में क्वेश्चन बना था, आप देख लेना, ठीक है। चलिए तो ये भाई हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो वृषण की संरचना हमें समझ में आ गई। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है अंडाशय, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अंडाशय की यदि हम बात करें तो मानव में जो उधर दोनों साइड में एक एक अंडाशय होता है जो यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है भाई, गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है। 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, ठीक है। और अंडाशय की मैं बात करूं तो मीसोबेरियम नाम की लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है उधर भित्ति से। और अंडाशय में जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि जो अंडाशय होता है उसमें मोस्टली आप 2 लेयर मान के चलिए। बाहर की जो लेयर होती है वो जनन उपकला होती है और उसके नीचे होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। तो ये हम जनन उपकला मान के चले, इसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मान लीजिए, आप पहले ही पता है आपको। अब मैं बताऊं, इस पूरे पार्ट को आप बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इस पूरे पार्ट को? स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रोमा के 2 पार्ट मैं आपको कर देता हूं, 2 पार्ट हमने कर दिए। जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो कॉर्टेक्स पार्ट है और अंदर वाला जो पार्ट है वो मेडुला वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो मेडुला होता है इसमें आपकी रुधिर वाहिनी वगैरह है ना, तंत्रिका तंतु, लसिका वाहिनी वगैरह ये सारी होती है इसमें मेडुला वाले पार्ट में। और जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है ना, कॉर्टेक्स पार्ट, इसमें पुटिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? पुटिकाएं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके नोट्स में जो पुटिका वाली लाइन लिखी हुई है ना,
वो मोस्टली केवल एक ग्राफियन पुटका को समझा रही है, ठीक है। तो मैंने जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसके स्ट्रोमा वाले पार्ट में बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं, पुटकाएँ होती हैं, जो पुटकाएँ किससे घिरी रहती है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा नाम की परत से। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, कई बार नीट में एनसीईआरटी के डायग्राम पूछ लिए जाते हैं, केवल डायग्राम्स आ जाते हैं। जैसे ये डायग्राम्स आ जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था, और डायग्राम्स आ जाएगा, और अब उसमें क्या है, नामकरण किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, नामकरण नहीं करता है और आपके लिए ऑप्शन देता है, जैसे नंबर 1 है ना, यहाँ पर जो संरचना थी जो भी है उसका नाम दे दिया नंबर 2, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि इनका नाम बताइए। समझ पा रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन में मादा जनन तंत्र का चित्र दिया हुआ है, उसमें क्रमांकित किया गया है उसे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे, और उसका सही पूछा गया है कि कौन कौन से क्रमांक पे वो सही उसका नाम है ऐसे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कई बार वो डायग्राम दे देता है और आपसे केवल नाम पूछता है, ठीक है। तो जैसे ये प्राथमिक पुटका हुई, उसके बाद जैसे हमारी द्वितीयक पुटका बनती है, और एट लास्ट यहाँ पर जो आप बनती है ना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बनती है जिसका नाम था क्या, ग्राफियन पुटका। तो देखो ग्राफियन पुटका के बारे में वो क्या कहता है कि इसमें पुटकाएँ होती हैं और इसमें मतलब एक कैविटी भी होती है, गुहा भी होती है। तो ये कैविटी है जो इसको आप एंट्रम बोलते हैं, है ना, और इस कैविटी में उसने कहा है अंडपुटका होती है, अंडकोशिका होती है। तो ये अंडकोशिका है जिसको आप आगे चल के द्वितीयक oocyte के नाम से जानेंगे, और वो कहता है कि ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा नाम की परत से घिरे रहते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा परत होती है ये वाली, और जो अंडकोशिका होती है वो एक पतले पारदर्शी आवरण से घिरे रहती है। यह है पतला पारदर्शी आवरण जिसको आप जोना पेलुसिडा कहते हैं। और याद रहे जोना पेलुसिडा एकोष्कीय संरचना है, जो नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जोना पेलुसिडा एक एकोष्कीय संरचना होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और यही क्वेश्चन पूछा था कि इसके बारे में क्या सत्य, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मुझे ज़्यादा कन्फर्म नहीं पता है, आप देख लेना, ठीक है। या उसने दिया हुआ है कि एकोष्कीय संरचना ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन है, जोना पेलुसिडा ए सेलुलर स्ट्रक्चर होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बनी होती है, और इसके बाहर एक कठोर आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं आप, कोरोना रेडिटा कहते हैं। और उसने लिखा हुआ है कि इस कंप्लीट संरचना को आप क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटका कहते हैं। तो इसके बारे में उसने पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने आपकी थ्योरी लिखी है, ठीक है। फिर उसने बाद में कहा था कि जो ग्राफियन पुटका है वो आगे चल के क्या है, वो आगे चल के फट जाती है और अंडोत्सर्ग करती है। अंडोत्सर्ग के बाद इस किसका निर्माण करती है, कॉर्पस ल्यूटियम का। और कॉर्पस ल्यूटियम पता ही आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करते हैं। तो ये भाई अंडाशय की संरचना थी छोटी सी, आप देख सकते हैं। इन टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम। एक टॉपिक है युग्मक जनन। क्या है, युग्मक जनन। और उस युग्मक जनन में हम दो घटनाओं को देखेंगे, एक शुक्र जनन और एक अंड जनन। एक तो देखेंगे शुक्र जनन को और एक देखेंगे अंड जनन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रीमोर्डियल सेल्स होती हैं, यदि आप प्रीमोर्डियल सेल्स यानी कि आद्य जनन कोशिकाओं से गैमेट बना लेंगे, युग्मक बना लेंगे, तो आप इस घटना को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट वन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड वन होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे आप शुक्र जनन के नाम से जानते हैं वो तो नर में होता है, और oogenesis जिसे आप अंड जनन के नाम से जानते हैं वो फीमेल्स या मादा में होता है। तो बात करते हैं भाई शुक्र जनन की, जरा ध्यान से सुनिए। मैं जैसा कि आपको पता ही है कि शुक्र जनन की जो घटना है वो 2 प्रकार से होती है, 2 चरणों में कंप्लीट होती है। 2 चरणों में कौन कौन से, एक तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन और दूसरा होता है शुक्र कायांतरण, स्पर्मेट्यूलाइसिस, लियोसिस, टीलियोसिस और स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, ठीक है भाई। तो शुक्र जनन की परिभाषा तो नॉर्मल हो गई कि आद्य जनन कोशिकाओं, वृषण की आद्य जनन कोशिकाओं से शुक्राणु का बनना शुक्र जनन। ये घटना कितने दिनों में कंप्लीट होती है, 74 डे में।
74 दिन में शुक्र जनन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो 2 घटनाएं थी, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन और शुक्र कायांतरण। अब सुनिए मेरी बात को, यहाँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो केवल आरेख है, आरेख इम्पोर्टेंट है। आरेख कैसे बनाया जाता है देखिए, तो जैसे सबसे पहले आपके पास यह एक कोशिका है जिसको आप प्रीमोर्डियल या आद्यजनन कोशिका कहते हैं। इस कोशिका में गुणन प्रावस्था चलती है, तो लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। तो समसूत्री विभाजन से यहाँ पे जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें आप स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो बताइए जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कैसी हैं? सब डिप्लॉयड हैं, द्विगुणित हैं। अब आप फिर देखो दोबारा से क्वेश्चन कि नीट में कौन से कैसे क्वेश्चन उठते हैं। तो उसने शायद 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन द्वितीयक शुक्र, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अगुणित हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं द्विगुणित हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये आद्यजनन कोशिका डिप्लॉयड है, स्पर्मेटोगोनिया भी कैसी है? डिप्लॉयड है। और यहाँ वृद्धि प्रावस्था में जो कोशिका बनती है जिसे आप प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका, वो भी कैसी है? डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड। तो यहाँ से आपसे पूछा है ना क्वेश्चन कि डिप्लॉयड कौन सी और हैप्लॉयड कौन सी है। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट भी कैसी है भाई? डिप्लॉयड है। जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। अब बताइए द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कैसी हैं? ये हैप्लॉयड हैं। तो ऐसे आप पहचान सकते नहीं पहचान सकते बताओ? यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित है कि अगुणित है, तो आप बोलेंगे सर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट तो द्विगुणित है और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कैसी है? अगुणित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नीट में पूछ लिया गया था। आप क्वेश्चन देखना, फिर देखना लेवल क्वेश्चन का कैसे आते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट हो गई। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ, सेकंड से 4 कोशिकाएं बनी और इन 4 कोशिकाओं को आप क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। स्पर्मेटिड, तो ये तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ। आगे चल के क्या होता है? शुक्र कायांतरण होता है जिससे 4 परपक्व क्या बन जाते हैं? शुक्राणु। तो ये आरेख आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि शुक्र जनन क्या है, इसके निर्माण का मतलब इसकी क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो ये आरेख आपको बनाना है और इसके साथ ही जो हिंदी वाला आरेख है वो भी आपको बनाना था। तो हिंदी वाला आरेख तो आप इसी से बना लेंगे यदि आप पे ये आता है तो इस वाले आरेख को आप आराम से बना सकते हैं ना कि पहले आद्यजनन कोशिका, फिर गुणन प्रावस्था में, गुणन प्रावस्था में क्या होगा? इसमें स्पर्मेटो बन जाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी। अब जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं तो हर स्पर्मेटोगोनिया क्या कर सकती है? वृद्धि प्रावस्था में जाके क्या बनाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। क्या बनाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, जो कि कैसी है? द्विगुणित कोशिका होती है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सी प्रावस्था में जाती है भाई? परिपक्व प्रावस्था में जाती है। और परिपक्व प्रावस्था में क्या होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से 2 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होता है? क्या होता है भाई? मियोसिस सेकंड, और जिससे 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये शुक्र जनन का आरेख था। यदि मैं बात करूं यहीं पर अंड जनन के आरेख की, सुनिए अब शुक्र जनन में यही है, हिंदी वाला आरेख भी आप बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी वाला आरेख भी तो आप बना सकते हैं। जिस बच्चे पे इसका आरेखी निरूपण आता है ना वो हिंदी वाला भी आराम से बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं जैसे अंड जनन की बात करूं, ठीक है, तो अंड जनन में नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? यदि आप अंड जनन की बात करेंगे तो आप परिभाषा लिखेंगे, अंडाशय की आद्यजनन कोशिकाओं से अंडाणु का निर्माण होना अंड जनन होता है। वो टोटल 3 प्रावस्थाओं में चलता है। अंड जनन केवल और केवल 3 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होती है, गुणन, वृद्धि और परिपक्व। गुणन, वृद्धि और परिपक्व 3 प्रावस्थाएं होती है ना। तो देखो गुणन प्रावस्था में सबसे पहले यही होगा, ये आद्यजनन कोशिका है ना। आद्यजनन कोशिका में पहला क्या होगा भाई? समसूत्री विभाजन चलेगा। समसूत्री विभाजन से ये बनेंगी, ये सभी डिप्लॉयड, लेकिन इनका नाम क्या होगा? अब ऊगोनिया। क्या नाम होगा इनका? ऊगोनिया नाम होगा, ठीक है। अब सुनिए,
ये जो ऊगोनिया होती है ना, इनमें से हर महीने केवल एक ऊगोनिया भाग लेती है अंड बनाने में, जबकि स्पर्मेटोगोनिया सब की सब, ठीक है। तो एक ऊगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, ये वृद्धि प्रावस्था चल रही है। तो वृद्धि की हुई ऊगोनिया को आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट यानी कि प्राथमिक ऊसाइट या प्राथमिक अंडकोश का। फिर इस प्राइमरी ऊसाइट में अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। और वो क्या चेंजमेंट होता है कि यहाँ पर दो कोशिका तो बनती हैं, लेकिन एक कोशिका बड़ी बनती है और एक कोशिका बनती है छोटी। तो जो छोटी कोशिका होती है उसे तो आप फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और जो बड़ी कोशिका होती है उसे आप क्या बोलते हैं? द्वितीयक ऊसाइट। क्या बोलते हैं? द्वितीयक ऊसाइट। तो ये तो द्वितीयक ऊसाइट है और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। अब द्वितीयक ऊसाइट में फिर अर्धसूत्री कौन सा होता है? सेकंड। हालांकि ये पोलर बॉडी भी डिवाइड होती है, लेकिन ये पोलर बॉडी ही बनाती है। तो यहाँ फिर एक बड़ी कोशिका और एक छोटी, जो छोटी कोशिका बनती है उसे तो आप सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं, और जो बड़ी कोशिका बनती है वो वास्तविक अंड होता है। और मैंने कहा था कि भाई जो ये वास्तविक अंड होता है ना, जो ये वास्तविक अंड है वो कौन सी मतलब अंडोत्सर्ग के समय रिलीज होता है वास्तविक द्वितीयक ऊसाइट। और जब इसमें अर्धसूत्री सेकंड कब होता है? निषेध, जब शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर जाता है ना, तब होता है भाई अर्धसूत्री सेकंड, मतलब निषेचन से पहले होता है, ठीक है। तो ये हमारे शुक्र जनन और अंड जनन भी कंप्लीट हुए, मतलब युग्मक जनन। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसलिए मैंने आपको बताया ये, ठीक है। इसके बाद अरे यार क्या हुआ, हाँ कोई बात नहीं। तो इसके बाद एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आर्तव चक्र जिसको हम बोलते हैं। तो आर्तव चक्र का रिवाइज मैं आपको थोड़ा सा करा दूँ, 2-1 मिनट, छोटा सा टॉपिक है। एक आर्तव चक्र की यदि हम बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की यदि हम बात करें, तो आर्तव चक्र देखो 4 प्रावस्थाओं में होता है, मैं आपको यही समझा दूंगा। सबसे पहली प्रावस्था है रज प्रावस्था, दूसरी होती है पुटकीय प्रावस्था, तीसरी होती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और चौथी होती है पश्च अंडोत्सर्ग या पीतक प्रावस्था, जिसको आप ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम ब्लीडिंग फेज की बात करें तो देखो मेरे टॉपिक को आप रिलेट करना, ध्यान सुनो। सबसे पहले जब मादा शरीर के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है उसका स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर है वो झड़ जाती है, और रक्त और श्लेष्मा के साथ मादा योनि से बाहर निकलती है। इसी को हम रज प्रावस्था बोलते हैं। अब ये प्रावस्था कितने दिन की होती है? अधिक से अधिक 3 से 5 दिन तक की होती है। और कब से स्टार्ट होती है? रज चक्र के पहले दिन से। तो ये रज प्रावस्था हुई जिसमें मोस्टली कमी हुई और एंडोमेट्रियम परत झड़ के नष्ट हो गई। अब बात करते हैं पुटकीय प्रावस्था की। ये प्रावस्था 6 से 13 दिन की होती है। कौन से दिन की होती है? 6 से 13 दिन की होती है। इस समय क्या होता है? FSH हार्मोन आता है जो पुटकाओं की वृद्धि करता है। पुटकाओं की वृद्धि कैसे? जैसे मतलब जो प्राथमिक पुटका थी ना पहले, उसको ये एट लास्ट ग्राफियन पुटका में बदल देता है। और ग्राफियन पुटका का क्या काम था? एस्ट्रोजन का स्रावण करना। और एस्ट्रोजन क्या करेगा पता है ना आपको? एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन क्या करता है भाई? एस्ट्रोजन, अरे एस्ट्रोजन जो होता है ना, जो एंडोमेट्रियम झड़ गई थी उसको दोबारा से रिपेयर करने का काम करना प्रारंभ करता है। फिर आती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अब ध्यान से सुनिए, ये 14वें दिन की प्रावस्था है। और इस समय क्या होता है? LH जो हार्मोन है, हालांकि FSH भी, लेकिन मोस्ट वन LH हार्मोन इस समय अपने उच्च स्तर पर होता है। अब देखो ये बात मैंने आपको बताई थी कि LH हार्मोन 14वें दिन अपने उच्च स्तर पर होता है। यही क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था, आप देख लेना, ठीक है। तो LH हार्मोन 14वें दिन अपने उच्च स्तर पर होता है। इस समय ये क्या करता है भाई? जो ग्राफियन पुटका होती है
उसकी थीका इंटरना को ये नष्ट कर द्वितीयक oocyte को बाहर निकालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग क्रिया बोलते हैं। अब पश्च अंडोत्सर्ग, कि जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो देखिए जो ये ग्राफियन फॉलिकल होती है ना, ग्राफियन फॉलिकल, ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है अंडोत्सर्ग के बाद। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, धड़ाधड़ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करती है, धड़ाधड़ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करती है। याद रहे ग्राफियन फॉलिकल पे काम करता है LH, क्या काम करता है, LH, और इसका काम क्या होता है, ओवुलेशन करना। क्या करना, ओवुलेशन करना। यह इसको कुछ इस प्रकार बुलाती है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल, जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा, शायद इमरान हाशमी का है, कौन सा है यार, वो बहुत अच्छा सॉन्ग था पहले, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, ऐसा सॉन्ग था, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल कहती है कि LH आ जा, LH आ जा, एक बार आ जा और ओवुलेशन करवा जा। याद है क्या वो, हाँ, मतलब झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, ऐसे सॉन्ग है ना। तो उसी तर्ज पे आप कह सकते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल क्या कहती है, ग्राफियन फॉलिकल भी LH को कॉल करती है, LH आ जा, LH आ जा, एक बार आ जा और क्या करवा जा भाई, ओवुलेशन करवा जा, ठीक है भाई। तो याद रहे ओवुलेशन कराने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कौन कॉल करती है, ग्राफियन फॉलिकल कॉल करती है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंटों से नीट में क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम धड़ाधड़ स्रावन करती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का। और आपको पता ही है कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, वो झड़ी हुई एंडोमेट्रियम को दोबारा रिपेयर करने का क्या करती है, काम करती है, ताकि भ्रूण का क्या हो जाए, आरोपण हो जाए। तो ये तो बात हुई। अब वो कहता है कि यदि निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो यदि निषेचन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, जो प्रेगनेंसी के 3 महीने तक बनी रहती है ना, 3 महीने तक। देखो 3 महीने तक तो क्या करता है, मैं आपको बता दूं, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो 3 महीने तक तो कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करती है। तो प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन कौन करेगी, याद कीजिए यार, प्लेसेंटा अपरा, अपरा में नहीं लिखाया था कि वो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद नष्ट होती है जनरल कंडीशन में, तो ठीक है। तो तब वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कौन बना के रखता है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा। लेकिन यदि निषेचन ही नहीं हुआ अब, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं होता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है भाई, नष्ट हो जाती है और एक संरचना बनाती है, क्या, कॉर्पस एल्बिकेंस। अच्छा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही नष्ट होगी, इस हार्मोन के लेवल में कमी आ जाएगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन में कमी आ जाएगी लेवल में, और वही दोबारा से जब इसमें कमी हो गई तो आपको पता ही है भाई क्या होने वाला है, दोबारा से एंडोमेट्रियम परत झड़ना प्रारंभ कर देगी ना। देखो यहाँ तक एंडोमेट्रियम परत बन गई थी ना, 21वें दिन बन जाती है। रज चक्र के 21वें दिन जो कौन सी लेयर बता रहा था मैं, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो दोबारा से रिपेयर हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि भाई आरोपण हो सकता है। लेकिन यदि निषेचन ही नहीं हुआ, अरे यार जब निषेचन नहीं होगा तो आरोपण का कोई मतलब है क्या, आरोपण होगा कि, ये बताओ आप। अब जब आरोपण नहीं होगा तो क्या होगा, दोबारा से ये एंडोमेट्रियम परत झड़ जाएगी और वही ब्लीडिंग फेज आ जाएगी। इसी को आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है भाई आर्तव चक्र के बारे में, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई आर्तव चक्र के बारे में। इसके बाद आपके फिर वो छोटे मोटे से टॉपिक आ जाते थे। आर्तव चक्र हो गया, फिर उसमें समानता अंतर है वो तो आप देख ही लेंगे, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके निषेचन और अंतररोपण वाले टॉपिक, निषेचन और अंतररोपण वाले टॉपिक वो तो मैंने अभी फ़िलहाल में ही समझाए, वैसे आपको उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे निषेचन के बारे में कहा था, निषेचन के बारे में कहा था कि भाई नर व मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का बनना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। और निषेचन में क्या होता था, जैसे अंडाणु तो फर्टिलाइजेशन स्रावित करता है, शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजेशन स्रावित करता है, जिससे आपस में दोनों चिपक जाते हैं। और शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है ना, एक्रोसोम हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम छोड़ता है,
भेदन एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा को गला देता है और शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ये प्रवेश कर जाता है मियोसिस सेकंड होता है और द्वितीयक oocyte अंड में बदल जाता है। अब कोई दूसरा शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाए, इसके लिए इसमें एक क्रिया होती है जिसे आप कॉर्टिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि बलकुटी क्रिया के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन, तो आप बोलेंगे पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए सिंपल आप बोलो कि अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाए, इसको रोकने के लिए उसमें जो रासायनिक चेंजमेंट होते हैं हम उन इसको कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं ना। यानी कि पॉलीस्पर्मी को बहुत सारे शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए जो घटना घटित होती है हम उसे कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतररूपण की घटना होती है, इम्प्लांटेशन की घटना होती है। अच्छा, इम्प्लांटेशन में वही बात है कि सबसे पहले फर्स्ट दिन मान लीजिए ये युग्मनज है, एक जाइगोट है जो डिप्लॉयड सेल होता है, इसमें सबसे पहले आरंभिक समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे क्या बोलते हैं आप, विदलन बोलते हैं, ठीक है। अब विदलन होता है, अब विदलन जब तीसरे दिन, निषेचन के तीसरे दिन जब इसमें 8 से 16 कोशिका बन जाती हैं तो आप इसको मोरूला के नाम से जानते हैं, तूतक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो मोरूला होती है वो आगे चल के एक संरचना बना लेती है, जिसे आप ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। एक इस प्रकार की संरचना होती है ना ब्लास्टोसिस्ट। और देखिए मैंने आपसे कहा था नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था ना, नीट में ये डायग्राम दिया गया था, डायग्राम। अब क्वेश्चन के लेवल को समझना और मेरे तरीक़ों को आप समझना, मैंने आपको कैसे बताया था और क्वेश्चन कैसे उठता है मेंटल एबिलिटी से, IQ लेवल से। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई तीसरे दिन तक मोरूला बन जाती है और चौथे पाँचवें दिन कोरकपुटी बन जाती है। तो ये कोरकपुटी ही तो अंतररूपित होती थी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से। मैंने कहा था ना कि ये कोरकपुटी बन गई, इसकी बाहर की तरफ वाली कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट है जो आगे चल के कहाँ एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएंगे या गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाएंगे। तो नीट में एक क्वेश्चन था, ये डायग्राम दिया हुआ था और उसने कहा था कि इस डायग्राम को पहचान के जो इसका संगत कार्य है वो लिखिए। तो वहाँ पे लिखा हुआ था, शायद नंबर 1 उसका राइट ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ था ब्लास्टोसिस्ट मतलब कोरकपुटी, और शायद आगे लिखा हुआ था कि गर्भाशय की भित्ति से रोपित ऐसे, ठीक है। तो बताइए ये जो ब्लास्टोसिस्ट तो है ही, और ये बताओ गर्भाशय की भित्ति से जुड़ती है नहीं जुड़ती? तो भाई ये राइट ऑप्शन था उसका। तो आप ऐसे देखना, उस क्वेश्चन पे भी फोकस करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन पे आप फोकस करके समझना। देखो समझना जरूर भाई, आप जो क्वेश्चन देखें कंफ्यूज मत होना, एक बार वास्तविकता जानने की आप कोशिश करना, क्वेश्चन के लेवल को देखना कैसे बनते हैं। तो मैंने कहा था कि भाई ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है और ये 7वें दिन क्या है, गर्भाशय की भित्ति से अंतररूपित होती है, प्लेसेंटा बनाती है। तो प्लेसेंटा बनाने में कौन मदद करती है, कौन सी कोशिका? ये ट्रोफोब्लास्ट या पोषकोरक कोशिका मदद करती हैं, जो कौन सी परत बना लेती हैं, कोरियोन परत बना लेती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको कोशिका दिखाई दे रही है ये क्या है, इनर सेल मास या आंतर कोशिका समूह, जिसमें किस प्रकार की कोशिका होती हैं, स्टेम कोशिका। तो स्टेम कोशिका वाला तो बहुत बार पूछा गया है कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं। तो ऐसी कोशिका जिनमें हर अंग को बनाने की क्षमता होती है हम उन्हें स्टेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। फिर ये 7वें 8वें दिन क्या कर लेता है, रोपण कर लेता है। तो ये इम्प्लांटेशन निषेचन अंतररोपण वाली घटना हुई। अच्छा, अंतररोपण के बाद इसमें क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है ना, मतलब ये आरोपित हो गई एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में कंप्लीट रूप से धंस जाती है। तो फिर इसमें 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। तो जब इसमें 3 जनन स्तर बन जाते हैं ना, एक्टो एंडो मीसो, तब आप इस संरचना को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला, ठीक है। उसके बाद इसमें भ्रूणीय ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं। अब भ्रूणीय ऑर्गन्स बनेंगे तो टॉपिक क्या चल जाएगा, भ्रूणीय परिवर्धन। क्या चल जाएगा, भ्रूणीय परिवर्धन चल जाएगा, ठीक है। अब भ्रूणीय परिवर्धन में जैसे आपको पता ही है, भ्रूणीय परिवर्धन में क्या होता है कि 24 से 30 घंटों में निषेचन होता है, तीसरे दिन मोरूला बनती है, 7वें 8वें दिन रोपण की क्रिया होती है। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, है ना। अब उसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है कि जो 12वां सप्ताह होता है, अच्छा सबसे पहले 28 दिन
पहले आप इस पॉइंट को लिखिए, जो 28वां दिन होता है, 28वां दिन, उस समय जो भ्रूण की हार्ट बीट हम चेक कर सकते हैं स्टेथोस्कोप से। 28वें दिन की बात है। 12वें सप्ताह में जो इसके मुख्य अंग तंत्र होते हैं वो बन जाते हैं, है ना। और देखिए 5वें माह में, इस क्वेश्चन को मैंने कहा था और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है। 5वें माह में भ्रूण की पहली गतिशीलता होती है और सिर पर बाल निकल आते हैं। यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, आप देखना। तो 5वें माह में चेंजमेंट होता है, ठीक है। और 24वें सप्ताह में क्या होता है भाई, 24वें सप्ताह में इस पर शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, है ना, कोमल बाल निकल आते हैं। बरोनिया, ये बरोनिया वगैरह ऐसे बाल से जो होते हैं ना, ये निकल आते हैं, बरोनिया निकल आते हैं, है ना। और पलकें अलग अलग हो जाती हैं। तो ये 24वें सप्ताह में चेंजमेंट होता है। और 9वें माह में कंप्लीट भ्रूण हो जाता है, वो तैयार हो जाता है प्रसव के लिए। तो भ्रूणीय डेवलपमेंट हो गया। यही पॉइंट आपको याद करने, यहीं से आपको नीट में क्वेश्चन मिलेगा। और मैंने कहा भी था कि आपके लिए नीट में जो क्वेश्चन है, जो डेटा आपकी किताब में दिया होता है वही मिलता है, और आप देख पाएंगे एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं बता पाएंगे आप मेरे लिए, ठीक है, बिल्कुल श्योर, गारंटेड। तो ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, और ये भी पूछा गया है 12वें सप्ताह में मुख्य अंग तंत्र बन जाते हैं। आप दोनों क्वेश्चनों को देख लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रसव की क्रिया होती है। तो प्रसव की क्रिया तो आपको पहले प्रसव की मतलब क्या है ना, गर्भकाल वगैरह ये आपको पता ही है कि भाई गर्भकाल से जो शिशु होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है, उसे हम प्रसव क्रिया बोलते हैं। और इसमें गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 महीने 7 दिन का होता है, जिसमें 2 हार्मोन मोस्टली मदद करते हैं। एक तो ऑक्सीटोसिन मदद करता है और एक रिलैक्सेशन मदद करता है ना प्रसव क्रिया में। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया, तो शायद जो नीट में 2 बार पूछा गया है कि जो प्रसव की क्रिया है उसका संकेत परिपक्व भ्रूण से और अपरा दोनों से पता चलता है। मैंने कहा था ना उसमें संकेत जो आपको बीबीएम करवाया था कि संकेत किससे जाते हैं, विकसित भ्रूण और अपरा दोनों से संकेत जाते हैं, ठीक है। किसके लिए, मस्तिष्क के लिए, नहीं, हाँ, संकेत मस्तिष्क के लिए जाएंगे, लेकिन गर्भाशय में संकुचन होगा, जिन्हें आप गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वहाँ पहुँच जाते थे। फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता था, रिलैक्सेशन प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करता है सगर्भता की उत्तरार्ध अवधि में, ऐसे पॉइंट थे, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दुग्ध श्रावण है, लैक्टेशन है, और उसमें क्वेश्चन है प्रथम स्तन्य खीस वाला आप याद रखेंगे, और IgA मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये था भाई आपका प्यारा सा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो कल से हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई इस चैप्टर के अंतर्गत। आप इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना भाई, बहुत बारीकी से पढ़ना। आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। केवल नोट्स में जो आपके लाइन लिखी हुई, मैं बार बार कहता हूँ, आपको नोट्स से अलावा किसी भी बुक का एक पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपके लिए सफिशिएंट है। हाँ, यदि आपको कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो आप बिल्कुल उसको ग्रहण कीजिए, लेकिन 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भैया आपको यही पढ़ना है, इससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप एक्स्ट्रा कितना भी लिखो, नंबर उतने मिलेंगे जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? एक्स्ट्रा नॉलेज कितनी भी लो, बुरी बात नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं भाई। तो बाकी कल हम अपने चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर के जो PDF है मैं आपको भेज चुका हूँ, आप जल्दी से उन PDF को बना लीजिए, और कल बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4। तो बाकी बातें करते हैं कल। इसको ज़रूर देख लेना भाई ढंग से, एक बार रिवाइज कर लेना, और है ना।